हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आज हम फर्स्ट चैप्टर का ही अगला टॉपिक करेंगे, पर उससे पहले कुछ बातें। वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन टॉपिक को जितना हो सके उतना इजी वे में डिलीवर करूँ, पर स्टिल अगर आप में से किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आज की इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप मैसेज ना करना चाहें तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। अगर वो कमेंट में ही रिप्लाई करके आपको समझाना पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इन केस वो डाउट बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगा और मुझे लगा कि ये बात छूट गई थी जिसको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आओ अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। नाम से पता लगता है रिलेटिव परमिटिविटी मतलब आप दो मीडियम की परमिटिविटी को रिलेट करने वाले हो। परमिटिविटी, इसको समझाने के लिए, इसका सेंस बनाने के लिए मैंने एक बात कही थी कि कोई मीडियम किसी फोर्स को कितना परमिट कर रहा है लगने के लिए, वो उस मीडियम की परमिटिविटी है। इस तरह आप थोड़ा सा समझ सकते हो इस बात को। रिलेटिव परमिटिविटी के अंदर हम दो डिफरेंट मीडियम की परमिटिविटी को रिलेट करेंगे या फिर कह लो रेशियो निकालेंगे। डेफिनेशन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि दो चार्जेस को हम किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में रख के उनके बीच का फोर्स निकालेंगे, फिर उन्हीं दोनों चार्जेस को हम वैक्यूम में रख के सेम डिस्टेंस पर फिर से फोर्स निकालेंगे, और इन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो होगा वो हमें बताएगा कि आपका जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये जस्ट एक कंपैरिजन है जिसके अंदर हम फोर्स को कंपेयर कर रहे हैं कि फोर्स कितना लग रहा है चार्जेस के बीच में वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। वैक्यूम में इतना लग रहा था और इस मीडियम में इतना लग रहा है। ये कंपैरिजन हमने वैक्यूम से ही क्यों किया, या फिर हर मीडियम को हम वैक्यूम से ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं, किसी और मीडियम से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि वैक्यूम में लगने वाला जो फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। चार्जेस के बीच में जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम है, परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम है। परमिटिविटी की वैल्यू जितनी कम होगी फोर्स आपका उतना ज़्यादा होगा। ये आपको फॉर्मूले से पता लगता है। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नीचे आ रहा है, मतलब फोर्स और परमिटिविटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये भी है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कभी एक से कम नहीं हो सकती। वैक्यूम की एक है और एयर की नियरली इसके आसपास ही है, जिसकी वैल्यू है 1.00054। ये मैंने अपनी इस पेज में लिख दिया है। तो परमिटिविटी आपको समझ में आ गई होगी। आओ निकाल के देखते हैं। हमने दो चार्जेस को Q1 और Q2 r डिस्टेंस अवे वैक्यूम में रखा और फोर्स निकाला सिंपल कूलम्स लॉ का यूज करते हुए। तो फोर्स की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है वैक्यूम की। इन्हीं दोनों चार्जेस को हमने किसी दूसरे मीडियम में रखा जिसकी हम परमिटिविटी, जिसकी हम रिलेटिव परमिटिविटी या कह लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सेम डिस्टेंस पे रखा और फिर से फोर्स निकाला, तो उस मीडियम में फोर्स आता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर मुझसे गलती से नॉट लग गया था, उसे काट रखा है। एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। एप्सिलॉन परमिटिविटी है उस मीडियम की जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप निकालने जा रहे हो। तो जैसे ही स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि ये रेशियो है, तो हम इन दोनों फोर्सेस को डिवाइड कर देंगे वैक्यूम अपॉन में मीडियम। सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और हमारा जो बचेगा वो बचेगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसी को कापा या फिर ER से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल मैंने ब्रैकेट में ऊपर ही लिख दिया था। यही आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान रखने वाली बात बच्चों यहाँ पर यह है कि जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स वैक्यूम का ऊपर है और मीडियम का नीचे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालते वक्त। लेकिन अगर इसको परमिटिविटी की टर्म में निकाल रहे हो आप, तो परमिटिविटी मीडियम की ऊपर है और वैक्यूम की नीचे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ये उल्टा सीधा हो गया तो क्वेश्चन में गलती हो सकती है आप लोगों से। अब इस टॉपिक की अगर समझाने, इस टॉपिक की समझ बनाने के लिए अगर मैं आपसे थोड़ी बात और करूं तो आप इसको रिलेट कर सकते हो अपने 10th क्लास के एक टॉपिक से जो आपको 12th में दोबारा भी पढ़ना है ऑप्टिक्स के अंदर, विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकाल रहे थे हमें पता था कि लाइट जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है। तो किस मीडियम में कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगी, इसको समझने के लिए हमने एक और फिजिकल क्वांटिटी बनाई थी विच वॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें हम स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो देखते थे। अब इस रेशियो को
टाइम भी जो हम फिक्स मीडियम लेकर चलते थे वो मीडियम था वैक्यूम। रीजन सेम है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। कंपैरिजन करना है, फिर से एक बार कंपैरिजन करना है तो हम कंपेयर उसी से करेंगे जिसमें वैल्यू या तो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, या तो सबसे कम है। तो इसलिए कंपैरिजन करने के लिए हम वैक्यूम का यूज़ करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंप्लीट होता है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। वैसे तो अपनी पुरानी वीडियोस में मैं कई बार कंपैरिजन करवा चुका हूँ इनका, कि मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे होते हैं। बट स्टिल एक बार फिर से कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। कुछ पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, आओ इन्हें देखते हैं एक एक करके। पहला, अच्छा यहाँ पर मैंने सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटी को अलग करके लिख रखा है, तो देखते हैं। सिमिलैरिटी का पहला पॉइंट है कि बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों के फॉर्मूले आपको पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज Gm1m2/r² एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज कोलम्बिक फोर्स इज K(q1q2/r²। तो दोनों ही डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, बोथ आर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया है आपको, जिन्हें नहीं पता वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, लास्ट में बताया है। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव मतलब दोनों ही फोर्सेस संरक्षित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस नहीं होती। अब इसको कहने का सेंस क्या है कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं किसी एक डिस्टेंस पर, या फिर दो मासेस रखे हुए हैं किसी एक डिस्टेंस पर, इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो अभी है वो 1 घंटे बाद भी उतना ही होगा, और 1 साल बाद भी, और 10,000 साल बाद भी उतना ही होगा। मतलब इनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होने वाली। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो कंजर्व है। कंजर्वेशन को दिखाने के लिए आपने 11th क्लास में वैसे भी कई टॉपिक पढ़े हैं, और ग्रेविटेशन चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्व है, इसको प्रूव करो, जिसके लिए हम वर्क निकालते थे। और वर्क एक ग्रेविटेशनल फोर्स से जब हम क्लोज पाथ के लिए निकालते थे तो टोटल रिजल्ट आता था हमारा 0, जिससे ये पता लगता था कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्व है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बोथ ऑपरेट इन वैक्यूम। ये आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों ही वैक्यूम में अप्लाई होते हैं। बोथ आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। ये थी सिमिलैरिटीज। आगे बढ़ जाओ डिससिमिलैरिटीज की तरफ। डिससिमिलैरिटी का पहला पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स आर अट्रैक्टिव ओनली। पता है आपको, केवल अट्रैक्टिव होते हैं, रिपल नहीं करेंगे। आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, इसीलिए इसके अंदर जो कांस्टेंट आता है कैपिटल G, विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपको इसकी वैल्यू पता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर जो कांस्टेंट आता है K, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसके अंदर परमिटिविटी कांस्टेंट आता है, जो हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। एक पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमें लगता है कि बहुत स्ट्रांग है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है वो बैलेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स बैलेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हमारी पूरी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी जो बैलेंस है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बैलेंस है, पर स्टिल ये नेचर के वीक फोर्सेस में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मास की रिक्वायरमेंट होती है। अब इतनी हैवली बॉडी को भी बैलेंस करने वाले जो फोर्स हैं वो वीक फोर्स है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फोर्स बनाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मास की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल, एंटायर अर्थ मेरे पे फोर्स लगा रही है इस टाइम पे, और जो फोर्स है वो मैं अपनी वेट की फॉर्म में फील भी कर सकता हूँ। जैसे मेरा मास है मान लो 70 kg, तो करीब करीब 700 न्यूटन का फोर्स मेरे ऊपर इस टाइम पे लग रहा है, और यही 700 न्यूटन का फोर्स मैं भी अर्थ पे लगा रहा हूँ। पर ये 700 न्यूटन का फोर्स बनाने के लिए एंटायर अर्थ के मास ने वर्क किया है मेरे ऊपर। मेरा मास अर्थ के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, इसलिए इतना बड़ा मास होने के बावजूद ये इतना छोटा सा फोर्स मेरे पे अप्लाई कर पा रही है। और ये जो चार्जेस हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फोर्स अप्लाई करते हैं। आप जब इन्हें कैलकुलेट करोगे, मतलब आप दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करो, और कर सकते हो। के की वैल्यू आपको पता है, Q1 और Q2 दोनों चार्जेस की वैल्यू आपको पता है। डिस्टेंस अपने मन से कोई भी एक कंसीडर कर लेना,
और उसके बाद उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करो। जी की वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, और सेम डिस्टेंस जो चार्जेस के लिए लिया था वही डिस्टेंस इनके मासेस के लिए लेना। और जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। इनके बाद जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आते हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। इसके बारे में भी आपको 12th क्लास में आगे पढ़ना है। ये जो फोर्सेस हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से भी 100 टाइम स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो उसके बारे में बाद में आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। ख़त्म करते हैं। थैंक यू।